हेलो स्टूडेंट। तो देखो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। वहाँ पे मैंने फास्फोरस के स्ट्रक्चर वगैरह बताए थे। ठीक है, कौन सा फास्फोरस बताया था बेटा? हाँ, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? हाँ बिल्कुल सही, ब्लैक फास्फोरस क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। याद है ना बेटा? ठीक है, चलो भाई। और जो अपने पास व्हाइट फास्फोरस होता है वो क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में बेटा नाइट्रोजन फैमिली में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोलिसिस। देखो, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था फास्फोरस के हैलाइड, एक पढ़ा था PCl3 और एक पढ़ा था PCl5। याद है ना बेटा? ठीक है, PCl5 सॉलिड फॉर्म में क्या दो फॉर्म में टूटता था? याद है, एक टेट्राहेड्रल केटायन और एक ऑक्टाहेड्रल एनायन। याद है ना? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। यहां पे देखो बेटा, हाइड्रोलिसिस की बात करें तो अगर हम लोग PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब PCl3 का रिएक्शन किससे करवाते हैं? वाटर से, तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? H3PO3 और साथ में बनता है HCl। और H3PO3 का नाम क्या है? फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हो आप? फास्फोरस एसिड। ठीक है, PCl3 का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा? फास्फोरस एसिड H3PO3। ठीक है, चलो भाई, जब हम लोग PCl5 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बेटा, जब PCl5 की रिएक्शन किससे करवाते हैं? H2O से, तो क्या बनता है? POCl3। POCl3 क्या बनेगा? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनेगा? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, लास्ट देख लो बेटा, अगर हम लोग फिर इस POCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाएं, POCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाएं तो फिर क्या बनता है? फास्फोरिक एसिड। क्या H3PO4 को आप क्या बोलते हो? फास्फोरिक एसिड। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, कि जब हम लोग बेटा PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो फास्फोरस एसिड, जब हम लोग PCl5 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, अगर जब हम लोग POCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बनेगा फास्फोरिक एसिड। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? ठीक है, चलो बेटा आगे बात करते हैं। अगला हेडिंग है अपने पास ऑक्सी एसिड। भाई ऑक्सी एसिड की बात करें तो ऑक्सी एसिड, एसिड है तो उसमें H+ तो होना ही चाहिए। भाई H+ नहीं होगा तो वो एसिड कैसे होगा? ठीक है भाई, एसिड की यही तो प्रॉपर्टी होती बेटा, H+ डोनेट कर सके। ठीक है, चलो भाई, तो H+ एसिड है बेटा, तो H+ ऑक्सी एसिड है तो उसमें ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो चीजें प्रेजेंट हैं उसमें, तो ऐसे एसिड को आप क्या नाम दोगे बेटा? ऑक्सी एसिड। यहां पे देखो, बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या प्रेजेंट होना चाहिए? बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, जैसे HNO3, H3PO4, H3PO3, H3PO4, H2SO4। आप खुद देखो बेटा, क्या सारे अपने ऑक्सी एसिड हैं? आप देख सकते हो ऑक्सी एसिड में मैंने क्या बताया? बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए? ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तो ऐसे एसिड को आप क्या नाम देते हो बेटा? ऑक्सी एसिड। जैसे अपने पास HNO3 हुआ, H3PO3 हुआ, H3PO4 हुआ, H2SO4 हुआ। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात समझना भाई, इन एसिड का नाम, ठीक है, कैसे लिखोगे आप? तो देखो बेटा, एक ऐसे टेबल टाइप में मैंने ड्रॉ करा है, इस तरीके से आप याद रखोगे तो बहुत आसानी से सबकी नेमिंग कर सकते हो। अगर भूल भी गए तो कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखो आपको एक याद रखना है, H3PO4, जो कि आपको पहले से याद है। H3PO4 क्या नाम है? फास्फोरिक एसिड। देखो, H3PO4 को आप क्या बोलते हो बेटा? फास्फोरिक एसिड। अब बात समझना, H3PO4 को बोलते हो आप फास्फोरिक एसिड। यहां से एक ऑक्सीजन निकालो बेटा, एक ऑक्सीजन, देखो -O लिखा है, यहां से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो फार्मूला क्या बनेगा? बोलो, मैं यहां लिख रहा हूं, फार्मूला बनेगा H3PO3। ये बनेगा बेटा। देखो, एक ऑक्सीजन यहां से मैंने निकाल दिया तो H3
P और एक ऑक्सीजन निकल गया तो O3, तो H3PO3, और H3PO3 को आप क्या बोलते हो बेटा? फास्फोरस एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फास्फोरस एसिड। अब हम क्या करते हैं, इस फास्फोरस एसिड में से एक ऑक्सीजन फिर से निकालते हैं। ठीक, तो यहां से एक ऑक्सीजन और निकालो, तो अगला फार्मूला क्या बनेगा, मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, तो यहां पे फार्मूला बनेगा H3PO2। क्या बनेगा? देखो यहां से फास्फोरस एसिड में से एक को और निकाल लिया, तो H3PO2, और इसका नाम क्या है बेटा? हाइपोफास्फोरस एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो किस तरीके से, सिंपल तरीके से, कितना आसान तरीके से आप इसे याद कर सकते हो बेटा? देखो फास्फोरिक एसिड आपने याद किया, एक ऑक्सीजन निकाला फास्फोरस एसिड, एक ऑक्सीजन और निकाला हाइपोफास्फोरस एसिड, कर सकते हो। ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे अगर बेटा इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, देखो प्लस O लिख दिया मैंने, इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ोगे तो क्या बनेगा? देखो भैया बनेगा अपने पास H3PO5। क्या ये बनेगा बेटा? आप देखो इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ रहे हो तो H3PO5, और H3PO5 को आपका नाम परफास्फोरिक एसिड, क्या बोलते हो इसे? परफास्फोरिक एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी फास्फोरिक एसिड में से -H2O कर देते हैं। इसी फास्फोरिक एसिड में से क्या करते हैं, H2O माइनस कर देते हैं, तो -H2O, तो बेटा H2 यहां से गया तो सिर्फ H बचा, बात समझना, H बचा। ठीक, H2O निकालना है तो H2 यहां से गया तो H बचा, फिर क्या है बेटा? PO3। क्या बनेगा? HPO3। एक बार फिर से समझना, यहां से H2 और O निकालना है तो H2 निकाल दिया तो H बचा, फिर P बचा, और फिर एक O निकल गया तो O3 बचा, तो HPO3 को आप क्या नाम देते हो बेटा? मेटाफास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हो? HPO3 को मेटाफास्फोरिक एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भाई इस फास्फोरिक एसिड में पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर -H2O करो। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बताओ क्या बनेगा? जब इसमें 2 से गुणा कराओगे, मल्टीप्लाई करा दिया बेटा, तो ये बना H6, बात समझना, H6P2O8, ये बनेगा। देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 8 हो गया, ये P2 हो गया, ये 6 हो गया, तो H6P2O8 हो गया बेटा, H6P2O8। अब इसमें से -H2O करो, तो H2 यहां से 2H निकालोगे तो बनेगा H4। क्या बनेगा? H4। P2 तो अपनी जगह पे रहेगा, H4P2, और O निकाल दोगे, बात समझना, O निकाल दोगे तो क्या बनेगा? O7, H4P2O7, और इसको आप क्या बोलते हो? पायरोफास्फोरिक एसिड। H4P2O7 को आप क्या नाम देते हो? पायरोफास्फोरिक एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। ये जो मेटाफास्फोरिक एसिड है बेटा, यहां पे देखो मेटाफास्फोरिक एसिड, फार्मूला देखो आपके पास क्या है? HPO3। आप देख सकते हो यहां पे मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3, यहां पे देखो मैंने लिया HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड। अब करना क्या है भाई? तो मेटाफास्फोरिक एसिड बेटा 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है। देखो एक तो बनाएगा साइक्लिक ट्राइमर, जो मेटाफास्फोरिक एसिड है एक क्या बनाता है? साइक्लिक ट्राइमर, और दूसरा बनाता है पॉलीमेरिक फॉर्म। क्या बनाएगा? पॉलीमेरिक फॉर्म। यहां पे देखो जैसे HPO3 है तो यहां देखो बेटा HPO3 ये हुआ, यहां पे देखो HPO3 हो गया, यहां पे HPO3, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये लगातार आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे, और कितने? N, कितने टाइम्स? N टाइम्स। तो इस फॉर्म को आप क्या बोलते हो? पॉलीमेरिक फॉर्म। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ज्यादा ये पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बेटा इसका साइक्लिक ट्राइमर, इसका साइक्लिक ट्राइमर, कि जो अपने पास मेटाफास्फोरिक एसिड होते हैं, जो मेटाफास्फोरिक एसिड होता है वो साइक्लिक ट्राइमर कैसे बनाएगा। ठीक है, आओ वो सीखते हैं, और उसमें बॉन्ड भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो बेटा साइक्लिक ट्राइमर मतलब अपने पास जो HPO3 है, HPO3 है उसका होल थ्राइस कर दो,
भाई साइक्लिक ट्राइमर बनाना है तो 3 तो करना ही पड़ेगा, और साइक्लिक फॉर्म बनाना है तो HPO3 जो है अपने पास मेटाफास्फोरिक एसिड, उसका होल थ्राइस कर दो। तो ये कर दिया आपने। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो कितने फास्फोरस हैं बेटा? 3। यहाँ पे देखो कितना आसान है यार, एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस और ये तीसरा फास्फोरस। देखो बेटा ऐसा स्ट्रक्चर बनाना। 3 फास्फोरस आपने ले लिए। बेटा कितने ऑक्सीजन है? क्या 9? 3 3 जा 9। 9 ऑक्सीजन है तो पहले आप एक काम करो, O के साथ इसको जोड़ो, इस फास्फोरस के बीच में एक O, इस फास्फोरस के बीच में एक O, इस फास्फोरस के बीच में एक O। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई इन तीनों के बीच में एक O जोड़ दिया, एक O, तो 3 O तो काम में आ गए। अभी भी 6 ऑक्सीजन बचे हुए हैं ना। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड से इस फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड से ये जोड़ दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। बेटा कितने फास्फोरस यूज हो गए? 1 2 3। देखो 3 फास्फोरस यूज हो गए। कितने ऑक्सीजन यूज हो गए? 3 3 जा 9। 9 है लेकिन यूज कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। अभी 6 यूज हुए हैं। बचे कितने? 3 ऑक्सीजन बचे हैं अपने पास और 3 हाइड्रोजन बचे हैं। ठीक, बताओ फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्या 5? फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ठीक है, तो बेटा अपने पास 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो इस फास्फोरस को देखो कितने बॉन्ड बना चुका है? 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दिया, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दिया, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो क्या साइक्लिक फॉर्म भी बन गया, इसका 3 टाइम्स हो गया तो ट्राइमर भी बन गया। तो साइक्लिक ट्राइमर आप देख सकते हो बेटा, क्या फार्मूला ठीक है। कितने फास्फोरस हैं? 3 फास्फोरस हैं। कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो देख लो बेटा H3P3O9। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें पहला पॉइंट आप POP बॉन्ड बताओ, इस साइक्लिक ट्राइमर में नंबर ऑफ POP बॉन्ड। अब आप काउंट करो बेटा, क्या POP बॉन्ड एक यहां है, POP बॉन्ड एक यहां है, POP बॉन्ड एक यहां है। ठीक, तो टोटल कितने POP बॉन्ड आ गए? 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि मेटाफास्फोरिक एसिड के साइक्लिक ट्राइमर में कितने POP बॉन्ड होते हैं। तो कितने बनेंगे बेटा? 3 POP बॉन्ड। अब मुझे बताओ कितने PO बॉन्ड होंगे इस साइक्लिक ट्राइमर में, कितने PO बॉन्ड हैं? आप खुद काउंट करके बताओ। एक PO बॉन्ड ये हो गया, एक PO बॉन्ड ये हो गया, एक PO बॉन्ड ये हो गया। तो कितने PO बॉन्ड है अपने पास? क्या 3 PO बॉन्ड है? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 3 PO बॉन्ड हो गए। ठीक, और कुछ पूछा जा सकता है? हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर मैं बोलूं कि PP बॉन्ड बताओ, क्या बेटा PP बॉन्ड बताओ। अब मुझे बताओ PP बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पर कोई PP बॉन्ड नहीं है, तो PP बॉन्ड कितना है? 0। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेटा हम लोग यहीं पे अपने इस नाइट्रोजन फैमिली को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन फैमिली, P ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, कॉपी करो। चलो बेटा आओ भैया, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, फिर आओ स्टार्ट करते हैं बेटा ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, देखो ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चाल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को किस नाम से जानते हैं? चाल्कोजेन। ठीक है, चलो भाई, तो ऑक्सीजन फैमिली में बेटा देखो यहां पे देखो ओस से टी पो ऐसे याद कर सकते हो, या ओ स्टाइल से टी पो, जिस तरीके से आपको याद हो या इस तरीके से याद कर सकते हो, ओस से टी पो या ओ स्टाइल से टी पो। ठीक है, अब बताओ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP4। क्या होगा भैया? NH2NP4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे नाइट्रोजन का क्या लिखते थे बेटा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते थे? 5, तो NH2NP3 लिखते थे। यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, तो क्या लिखोगे? NH2 एंड NP4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ क्या ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट
ये थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट, ये बेटा फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, ये सिक्स पीरियड एलिमेंट। समझ पा रहे हो? ठीक। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम, पोलेनियम। ठीक है, चलो भाई आओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, क्या लिखोगे बेटा? 2s2 एंड 2p4, ये तो लिखोगे। इसको क्या लिखोगे बेटा? 3s2 एंड 3p4। क्लियर? यहां देखो क्या लिखोगे बेटा? 4s2 एंड 4p4 कर सकते हो। ठीक है, यहां देखो क्या लिखोगे? 5s2 एंड 5p4। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे? 6s2 एंड 6p4 कर सकते हो। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6 आएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? ठीक। देखो एक चीज, इसमें कोई वेरिएशन नहीं इसके साइज में बेटा। ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। गोइंग डाउनवर्ड, यहां लिख सकते हो गोइंग डाउनवर्ड साइज इंक्रीजेस। पूरा लिख लेना बेटा आप लोग। ठीक है, गोइंग डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो साइज बढ़ता है। जो साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो साइज इंक्रीज होगा बेटा। तो यहां लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो सॉरी, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे बेटा तो साइज बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा। इसमें पूछी जाती है इसकी कोवैलेंसी। क्या पूछी जाएगी? कोवैलेंसी। ठीक है, तो आओ कोवैलेंसी की बात करते हैं। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, हेडिंग डाल लो कोवैलेंसी। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है 2s2 एंड 2p4। तो 2s2, तो s का बेटा यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन बना लिए। कितने? s ऑर्बिटल बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। 3 ऑर्बिटल बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो बताओ कितने अनपेयर्ड हैं? क्या 2 अनपेयर्ड हैं? तो आप बोल सकते हो कि इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और क्या ये बेटा इसका ग्राउंड स्टेट है? ठीक, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी कोवैलेंसी कितनी आ रही है? 2। अब बताओ ऑक्सीजन है सेकंड पीरियड एलिमेंट। बात समझना, ऑक्सीजन है सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो क्या ये अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। क्यों? आप खुद बताओ कि भाई सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है? नहीं बेटा, क्योंकि 2s 2p 2d नहीं होता। समझ पा रहे हो? ठीक, तो 2s एंड 2p इसमें कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन को वहां जंप नहीं करवा सकता, अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं सल्फर की। ठीक है, सल्फर की बेटा, सल्फर की बात करें, बताओ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। देखो 3s2 एंड 3p4, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 एंड 3p4। बात समझना, तो भाई सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। ठीक, तो ये 3s2 हो गया, 3s2 हो गया। 3p4, तो p में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 हो गए। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो 1 2 3 एंड 4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, यहां पे देखो बेटा, अपने पास 3s है, 3p है, क्या 3d भी होगा? 1 2 3 4 एंड 5। क्या यहां पर ये तो 3s हो गया, 3p हो गया एंड 3d भी होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब यहां पर वैकेंट 3d ऑर्बिटल हैं, तो ग्राउंड स्टेट में अगर इसके कोवैलेंसी की बात करें तो सिंपल कितना हो जाएगा? 2। भाई कितने अनपेयर्ड हैं? 2। तो ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी है? अपने पास 2 है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैं इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या करूंगा? इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहां भेज दूंगा। अब इसी में समझना बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहां भेज दोगे तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेंगे। इसको यहां जंप करा दिया तो 1 2 3, देखो 1 2 3, क्या ये 3 अनपेयर्ड हो गए? यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में आ गया, 1 2 3 4 5 5 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए बेटा? 4। तो अब इसकी कोवैलेंसी क्या 4 हो गई?
बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में 2 थी, एक्साइटेशन स्टेट उसमें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसके पास बैक एंड d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन सल्फर में फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी है 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई 4। बताओ बेटा क्या अभी इसका एक बार और एक्साइटेशन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो क्या अपने पास खाली ऑर्बिटल भी है और यहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के बाद अगला है अपने पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बात समझना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो इस इलेक्ट्रॉन को फिर से कहां जंप करवा लो, यहां जंप करवा लो। तो इस बार देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, पी में तो 3 है ही, पी में तो 3 1 2 3 है ही, डी में 1 2 3 4 और 5, डी में कितने हैं बेटा 5, ठीक। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था देखो, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां डी में आ जाएगा तो एक और। अब मुझे बताओ इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। क्या बेटा यहां कोवैलेंसी 6 हो जाएगी? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या सल्फर SF4 और SF6 बना सकता है, याद है ना, ठीक है। चलो भाई, तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। और वैसे भी हम आपको पीरियोडिक टेबल में भी बता चुके हैं और जब पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनकी साइज क्या होती है बेटा, छोटी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, याद है ना आप लोग को। इसीलिए अपने से बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में अलग प्रॉपर्टी शो करता है जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, साइज छोटी होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो भैया, जो ऑक्सीजन है वो कोवैलेंसी 2 शो करता है बेटा ग्राउंड स्टेट में, इसका एक्साइटेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। सल्फर में क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसीलिए पहले कोवैलेंसी इसकी 2 होती है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में कोवैलेंसी 4 होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है 6 होती है। वैसे भी ये सारी चीजें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप जानते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आप जानते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है आपको, ठीक है। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, नॉर्मली अगर हम साइज का ऑर्डर देखें, बात समझना, ऑक्सीजन ओस से टी पो, बात समझना बेटा, ओस से टी पो। तो हम लोग पीओ की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसकी बात नहीं करेंगे रेडियो एक्टिव की, ठीक है। तो ऑक्सीजन से लेकर के ट्यूलेरियम की बात करें, ओस ऑक्सीजन से लेकर के टीई तक, तो क्या ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर अभी मैंने बताया साइज बढ़ता है। तो देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ेगा। क्या बेटा अगर साइज की बात करें तो ये ऑर्डर आएगा इनके साइज का, बोलो ठीक है। साइज भाई सबसे छोटा साइज किसका होगा, ऑक्सीजन का, फिर किसका होगा, सल्फर का, फिर सेलेनियम, फिर ट्यूलेरियम। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ेगा। अब अगर नॉर्मल ट्रेंड देखें तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम, ठीक है। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, फिर किसकी होनी चाहिए, सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर ट्यूलेरियम की, ठीक है। बोलो ये बात समझ में आ रही है। ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, यहां पर एक एक्सेप्शन है, बस ये जो ऑक्सीजन है जिसका आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा दिखा रहे थे, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी सबसे ज्यादा आप दिखा रहे थे बेटा, उसको उठाओ और उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम कर दो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम कर दो। तो ऑर्डर अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे ज्यादा किसका होगा, सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर ट्यूलेरियम का, और सबसे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का, ठीक। अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे, ठीक। आओ देखो देखते हैं भैया ये कैसे हुआ। बेटा ये चीज समझ में आई, याद कैसे करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ता है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन को उठा करके सबसे लास्ट में कर देना। इस टाइप से आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। ठीक, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, आओ देखो सीखते हैं। रीजन ये है बेटा, क्या ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है? बोलो भैया, ऑक्सीजन का साइज क्या है, सबसे छोटा है। अब बात समझना बेटा, जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत कम जगह में यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। समझ पा रहे हो? बोलो, इतनी बात समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत कम जगह में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक, साइज बहुत छोटी है। अब बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, क्या सबसे ज्यादा मुश्किल होगा यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना? भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आपको इसमें ऐड करना आसान होगा कि मुश्किल? बेटा साइज छोटी है, जगह कम है, और यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनमें रिपल्सन है, और क्या उसमें और इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हो? बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इस वजह से ऑक्सीजन की स्मॉल साइज की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में सबसे कम होती है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स की, ठीक है, ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स की। तो बेटा ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लोगों ने नाइट्रोजन फास्फोरस के एलोट्रोप्स पढ़े, ठीक है, ऐसे ही हम लोग ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का एलोट्रोप्स होता है बेटा O2 एंड O3। O2 तो आप जानते हो, ठीक है, और O3 क्या होता है? ओजोन होता है, ठीक। तो O2 को आप बोलते हो क्या है? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। जो ऑक्सीजन होता है O2 है, वो क्या है? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। और जो O3 है बेटा ओजोन, इसके बारे में तो आप जानते हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। आगे देखो भैया, यहां पे H2 की बात करें, H2 की बात करें, सल्फर, आपको याद होगा बेटा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मैंने सिखाया था। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, लेकिन 10 16 32 को छोड़ करके। ये बेटा 10 16 32 10 16 और 32 जो होते हैं, ये इवन होने के बाद भी कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर H2 की बात करें तो सल्फर कितना होता है बेटा? सल्फर बताओ भाई, एटॉमिक नंबर 16, 16 दूना 32, क्या 32 आ जाएगा? ठीक, 32, क्या एक्सेप्शन में आएगा? बोलो तो बताओ। H2 इज ऑक्सीजन लाइक मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, H2 इज ऑक्सीजन लाइक मॉलिक्यूल, O2 की तरह ही H2 है, ठीक है। इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो H2 होता है वो भी क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नॉर्मल तरीके से भी बेटा केमिकल बॉन्डिंग वाले रूल से भी आप कर सकते हो कि जो 10 16 32 वाले इलेक्ट्रॉन है वो इवन होने के बाद भी कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो H2 भी क्या होगा अपने पास? पैरामैग्नेटिक, और O2 तो पैरामैग्नेटिक है ही। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भाई आगे। एग्जिस्ट एबव 1000 केल्विन, ठीक है, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो आगे बात बढ़ाते हैं बेटा, सल्फर की बात करते हैं। तो भाई सल्फर के कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं? जो मेन इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स हैं बेटा, जो आपको जिसके बारे में याद रखनी है, एक S8 याद रखना है और एक S6 याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने Sn की बात कर ली तो n की वैल्यू आप रख सकते हो 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, बहुत सारे रख सकते हो। और ये सब क्या होते हैं? उसकी पॉलीमरिक फॉर्म होते हैं। पॉलीमरिक मतलब आप जब 5 से ज्यादा सल्फर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो भाई वो पॉलीमर बनाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर बहुत सारे सल्फर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग 8 की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है, तो S8 को आप सल्फर का रोम्बिक फॉर्म भी बोलते हो। सल्फर रोम्बिक, थर्मोडायनेमिक्स याद करो, नेचुरल फॉर्म याद है ना, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, चलो अगर नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं बेटा, S8 की बात है तो S8 जो होता है वो सल्फर का कौन सा फॉर्म होता है? रोम्बिक फॉर्म होता है। S8 का स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है। देखो भैया, ऐसे 2 W बना लिया करो, एक W फिर ये दूसरा W बना लिया, और हर W पे क्या लगा दो? सल्फर लगा दो। लगा दिया बेटा, देखो वही तो बना हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक, अब आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ पा रहे हो? ठीक, बताओ क्या एक क्राउन शेप दिखाई दे रहा है? एक क्राउन की तरह दिखाई दे रहा है,
ठीक है। तो यहां पर वही चीज है बेटा, S8 के स्ट्रक्चर कौन सा होता है, क्राउन शेप होता है, और इसको एक नाम और देते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हो आप लोग, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो दो नाम आपको इसमें याद रखने हैं कि S8 जो होता है वो सल्फर का रोम्बिक फॉर्म है, S8 जो है सल्फर का रोम्बिक फॉर्म है। इसका शेप कैसा होता है, क्राउन शेप, या फिर इसको क्या बोलते हो, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे बेटा, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है, S6 की बात करें, इसका कौन सा फॉर्म होता है बेटा, चेयर फॉर्म होता है, बिल्कुल कुर्सी की तरह, ठीक है। जानते हो मेरा आर्ट ज्यादा अच्छा तो है नहीं, ठीक है, बट आप ऐसे देखो बना सकते हो, ठीक। देखो कुछ चेयर टाइप लग रहा है, ऐसे देखो ये चेयर टाइप लग रहा है, ठीक है, लग रहा है, ठीक। बैठ जाओ। यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो चेयर फॉर्म है ना, ठीक। तो S6 का स्ट्रक्चर क्या होता है, चेयर फॉर्म, और S8 का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, क्राउन शेप या फिर पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो बेटा, अगर n की वैल्यू Sn की बात करें, पॉलीमेरिक यूनिट बनानी है तो बेटा 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म। और ये कैसा मोशन शो करते हैं बेटा, यहां पे देखो कैसा स्ट्रक्चर शो करेंगे, जिग जैग चैन, टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग चैन, ठीक है। आगे देखो बहुत सारी चीजें अगर जुड़ती हैं, जैसे कार्बन, बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ते हैं, तो उसकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बन की, कैटेनेशन की। तो वैसे ही बेटा सल्फर भी जब आपस में जुड़ते जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो। तो सल्फर भी क्या शो करते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक। तो इतनी सी जानकारी आपको इसमें चाहिए, ठीक है बेटा। इसको कॉपी करो, फिर हम लोग इसी ऑक्सीजन फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कॉपी करो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं इस ऑक्सीजन फैमिली में। देखो मैंने एक लाइन लिख रखी है यहां पर, देखो लिखा है मैंने, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। बात समझना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसे हाई हो जाएगी, ठीक। आओ देखो सीखते हैं। कहा गया है जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो सल्फर की कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। देखो यही लिखा है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है सल्फर की, वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ SS बॉन्ड, क्योंकि SS बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो बेटा कैसे इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, आओ सीखते हैं। ये S है, ये OO बॉन्ड है, बात समझना, ठीक है भाई। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा कैसे है, क्या बेटा आपको एक रिलेशनशिप पता है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है। ये रिलेशनशिप याद है आपको कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो भैया बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या ऐसे बोल लो कि बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, या बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। चलो भाई बात समझना बेटा, ऑक्सीजन की साइज और सल्फर की साइज को देखो, ओस से टिपो, ओस से टिपो, मतलब क्या ऑक्सीजन सबसे ऊपर है, ऑक्सीजन फिर सल्फर, तो ऑक्सीजन की साइज क्या होगी, सबसे छोटी होगी। इस पर पड़े लोन पेयर को देखो, क्या ऑक्सीजन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं बेटा, ठीक है। यहां पर भी लोन पेयर होगा, समझ पा रहे हो, यहां पर भी लोन पेयर होगा। इसकी साइज छोटी है, लोन पेयर तो सल्फर पर भी होंगे, बात समझना बेटा, लोन पेयर सल्फर पर भी होंगे, लेकिन ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है, क्या ऑक्सीजन की साइज छोटी है, ऑक्सीजन की साइज छोटी है, लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। साइज छोटी है, जितनी छोटी जगह में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन जब ज्यादा होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी बेटा तो बॉन्ड एनर्जी क्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि सल्फर की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है,
ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी जो होती है बेटा वो सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए सल्फर की केटनेशन प्रॉपर्टी भी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो बेटा आगे बात करते हैं। अगला हेडिंग डालो, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। देखो बेटा, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है MH2 टाइप का। कैसा होता है? MH2 टाइप का। चलो भैया जरा सारे एलिमेंट लिखो। ओस से टी पो, ओस से टी पो। बेटा मेटल तो आपने सारे लिख लिए, M लिख लिया, अब H2 लगा दो। ठीक, क्या लिखोगे? H2O, H2S, H2SC, H2TE और H2PO। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात समझना भैया, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, सारे हाइड्राइड आपने बना लिए। अब इस हाइड्राइड के लिए क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? तो बेटा अगर यहां पर H है तो भाई H+ ये डोनेट भी कर सकता है। तो बेटा पहली चीज पूछी जा सकती है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या पूछी जा सकती है अपने पास? एसिडिक स्ट्रेंथ। एक समझ लेना बेटा, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बात समझो भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, देखो कितना आसान है बेटा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम एंड पोलेनियम। ठीक है, ये तो रेडियो एक्टिव होता है, खैर फिर भी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो क्या साइज बढ़ता है? ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो साइज बढ़ता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, यहां पे देखो बेटा, ऑक्सीजन का ये छोटू सा साइज, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, यहां पर हाइड्रोजन लगा है, यहां पर हाइड्रोजन लगा है। बात समझ रहे हो? ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं सल्फर की। सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होगा, यहां लगा है हाइड्रोजन, यहां लगा है हाइड्रोजन। बात समझना, ठीक। फिर सल्फर के बाद क्या है अपने पास? सेलेनियम, इसका साइज और बड़ा होगा, यहां पर लगा है हाइड्रोजन, यहां पर लगा है हाइड्रोजन। यहां पे देखो बेटा, ट्यूलेरियम की बात करें तो इसका साइज और बड़ा होगा, क्योंकि यही तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ता है। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। ठीक, लास्ट में क्या है? पीओ की बात करें, ठीक है, मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूं। पीओ की बात करें तो देखो इसका साइज तो और सबसे ज्यादा बड़ा होगा, यहां कहीं हाइड्रोजन होगा, यहां कहीं हाइड्रोजन होगा। मैं सब पे लिख दे रहा हूं। यह अपने पास ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन। अगला क्या है बेटा? ये सल्फर है, ठीक है। फिर क्या है अपने पास? सेलेनियम। उससे बड़ा साइज किसका है? ट्यूलेरियम का, ठीक है। फिर कौन है? पीओ। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे बड़ी साइज किसकी है? पीओ की। अब बताओ, आप खुद बताओ यार, ठीक है, कि एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H+ डोनेट करना। तो भाई H+ कोई डोनेट कैसे कर पाएगा? जब इस बॉन्ड को तोड़ेगा। बताओ बेटा, एक बॉन्ड टूटेगा तभी तो H+ निकलेगा। अब मुझे बताओ, ये दो चौक हैं बेटा, एक छोटा सा है, एक बड़ा सा है, ठीक है। बताओ इस बड़े वाले चौक को तोड़ना आसान होगा या छोटे वाले को? बताओ, क्या बड़े वाले को तोड़ना आसान होगा? ठीक है, कोई छोटा वाला तो नहीं समझ रहा हो बेटा, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा ना, ठीक है। इसकी साइज बड़ी है, इसको तोड़ना आसान है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक, तो भाई इसकी जब देखो बेटा साइज बड़ी है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे देखो बड़ा है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसका? बड़ा होगा। समझ पा रहे हो? ठीक, तो इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा? आसान होगा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। तो आसानी से H+ कौन दे सकता है? क्या ये दे सकता है बेटा? पीओ, ठीक है। तो जो आसानी से H+ दे सकता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं तो बेटा सारे हाइड्राइड लिख लो आप, ठीक है। ओस से टी पो, ठीक है। H2S, H2SC, H2TE,
H2PO। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब आप मुझे बताओ क्या करें बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, H+ डोनेट कर सकता है, तो ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये हो गया इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना। ठीक, चलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। लास्ट टाइम मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ठीक है, कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम और पोलेनियम, इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। साइज बड़ी है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा, तो H+ आसानी से डोनेट कर सकता है, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। अब बात करते हैं बेटा थर्मल स्टेबिलिटी की। अब सारी चीजें यहीं से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ये भी पूछी जा सकती है कि थर्मल स्टेबिलिटी, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन फैमिली है, इसके हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी, भाई थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, बात समझना बेटा। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या है कि हीट करने पर आसानी से कौन टूट जाता है, कौन किसको टूटने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो भाई जिसको तोड़ना आसान होगा, हीट करो, और जो आसानी से टूट जाए मतलब वो थर्मली कम स्टेबल है, और जो आसानी से ना टूटे वो थर्मली ज्यादा स्टेबल है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। अब मुझे बताओ बेटा, हीट करोगे तो इसकी साइज बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। बोलो, तो ये जब आसानी से PO टूट जाएगा मतलब मैं बोल सकता हूं कि थर्मली कम स्टेबल है। बोलो भाई क्या है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। भाई स्टेबिलिटी कम है तभी तो आसानी से टूट जाता है बेटा, समझ पा रहे हो। ठीक भाई, इसकी साइज छोटी है तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो ये थर्मली ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो क्या ये ऑर्डर हो जाएगा, H2O, H2S, H2TE, सॉरी H2SE, फिर H2TE, और अगला क्या है, H2PO। ठीक, अब बताओ बेटा, साइज बड़ी किसकी है, PO की। इसकी साइज बड़ी है तो हीट करोगे, इसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा, हीट करोगे आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये थर्मली कम स्टेबल है। तो बताओ क्या थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर हो जाएगा, बोलो। ठीक है, ये होगा इनके थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड का। H2O थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन होगा, H2S होगा, फिर कौन होगा, H2SE होगा, फिर कौन होगा, H2TE होगा, फिर कौन होगा, H2PO होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा। थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, अगली चीज क्या पूछी जा सकती है, अगली पूछी जा सकती है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बेटा आप खुद बताओ यार, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। भाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो H+ आसानी से कौन दे सकता है, H+ आसानी से कौन दे सकता है, क्योंकि H+ ही तो किसी को रिड्यूस करेगा, H+ जाकर के जुड़ेगा, उसका रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो बताओ H+ आसानी से कहां से निकल सकता है कि जाकर के किसी के साथ जुड़ जाए। भाई जहां से बॉन्ड आसानी से टूटेगा वहीं से H+ निकल सकता है। बेटा बताओ क्या PO की साइज सबसे ज्यादा है, भाई PO की साइज सबसे ज्यादा है, और H2O में OH की साइज सबसे कम है, समझ पा रहे हो। ठीक, तो इस बॉन्ड की लेंथ सबसे छोटी है, ये बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, तो आसानी से क्या इस बॉन्ड को तोड़ोगे, आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो H+ जाकर के किसी के साथ जुड़ सकता है। मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर जो होगा वो H2PO का सबसे ज्यादा होगा और H2O का सबसे कम होगा। तो देखो बेटा, क्या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये होगा, H2O, H2S, H2SE, H2TE, और अगला क्या है, H2PO। ठीक है, बताओ बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या यही ऑर्डर होगा, बताओ। वाटर का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा, और H2PO का सबसे ज्यादा होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, यहां पे देखो बेटा, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दोनों चीजें सेम तरीके से आ रही हैं। H2O का सबसे कम है और H2PO का सबसे ज्यादा। यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी इसका उल्टा आ रहा है। ठीक,
चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें पूछी जा सकती है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये सारी चीजें आप जानते होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। तो हेडिंग डालो अगला, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल भाई किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, आओ डिस्कस करते हैं। H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO, ठीक है। चलो भाई इसमें बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। बताओ बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। गधे हो, इधर देखो यहां पर, ठीक, इसका बॉन्ड एंगल, और पहले वाटर पर हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। sp3 पर होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, ये होना चाहिए। क्या ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, बोलो बेटा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड, ठीक है। मतलब सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 बना लिए, 4 पॉइंट रख लिया, 2 लोन पेयर हो गए। एक लोन पेयर कितने, लगभग अप्रॉक्सीमेट 2 एंगल रिपल्सन की वजह से कम कर देता है। तो 2 ये कम करेगा, 2 ये, 4 कम कर देगा। तो 9 में से 4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो वाटर का बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, 105 डिग्री। कितना आएगा, 105 डिग्री। किसका बॉन्ड एंगल आ रहा है, वाटर का। इन सब का बॉन्ड एंगल कितना होगा, क्या ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकाले लोन पेयर चेक करें, नहीं मेरे भाई। कुछ याद रीजन बताओगे, नहीं याद आ रहा है, ठीक है, बहुत बार हो चुका है, ठीक है। इन सब का बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, क्लोजर टू 90, क्लोजर टू 90। रीजन बता सकते हो, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। क्या ड्रैगोज रूल, ठीक है, ड्रैगोज रूल, यहां क्या लगेगा बेटा, ड्रैगोज रूल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। नहीं याद आ रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स उठाओ। वैसे मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे याद करने के लिए। मैंने बताया था नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। एन मतलब क्या हो गया बेटा, नाइट्रोजन फैमिली। ओ मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में NH3 को छोड़ करके और ऑक्सीजन फैमिली में H2O को छोड़ करके उसके नीचे वाले जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो नो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं और उनका बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 होता है, क्लोज टू 90। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओके बेटा, इतनी इंफॉर्मेशन आप कॉपी करो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अपने इस ऑक्सीजन फैमिली में कि भाई हम लोग कुछ ऑक्सीजन के कंपाउंड पढ़ते हैं। देखो बेटा, तो ऑक्सीजन का जो पहला कंपाउंड हमें पढ़ना है वो है अपने पास डाई ऑक्सीजन, जिसको आप O2 बोलते हो, डाई ऑक्सीजन। तो बेटा डाई ऑक्सीजन हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या लेंगे, सोडियम नाइट्रेट, या फिर ले सकते हैं हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 या फिर KNO3। बात समझना, देखो नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 या फिर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और इसको बेटा हीट कर दो, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट और साथ में O2 गैस निकलेगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है। देखो बेटा 2Na और यहां का NO2, देखो NO2, फिर क्या बचा बेटा, O2 बाहर कर दिया। बैलेंस कर लो, बैलेंस है, ठीक है। क्लियर है। यहां पर देखो भैया पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें बेटा तो सेम चीज, यहां पर भी पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा और साथ में O2 गैस बनेगी। यहां पर देखो बेटा पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को भी हीट करोगे तो KCl का फॉर्मेशन होगा, साथ में O2 बनेगा। तो 3 चीजें हैं, 3 टाइप के, एक है अपने पास सोडियम नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट और तीसरा है अपने पास पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। तीनों को जब भी हीट करोगे बेटा, इन तीनों को जब आप हीट करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, O2 का। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो भाई आगे बात करते हैं। बाय हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड, बाय हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड, अगर बेटा हम लोग मेटल के ऑक्साइड को हीट करते हैं, मेटल के ऑक्साइड को हीट करते हैं तब भी हमें O2 गैस मिल सकता है, ठीक है। आओ देखो कैसे। सबसे पहले तो बात करते हैं मेटल ऑक्साइड ऑफ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं बेटा, जैसे सोडियम हो गया,
पोटेशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो इनको अगर हीट करा रहे हो, ठीक है, इनको आप हीट करवा रहे हो बेटा, तो हमें कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जैसे देखो सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, K2O है, ठीक है। अगर ये सब है मेटल के ऑक्साइड जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो O2 इज नॉट फॉर्म, तो इनसे O2 गैस नहीं बनेगी, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? दिमाग में बिठाओ, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं जैसे O2 हो गया, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इनकी बात करेंगे बेटा, तो इनको हीट करने पर, इनके ऑक्साइड को हीट करने पर, सोडियम के ऑक्साइड या पोटेशियम के ऑक्साइड को हीट करने पर O2 गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला है बेटा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अगला है अपने पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल की बात करें या फिर बेटा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की बात करें, ठीक। अपने पास मॉडरेट या फिर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऑक्साइड हैं, उनको अगर आप हीट कर रहे हो, जैसे Ag2O की बात करें, HgO की बात करें, बेटा सिल्वर के ऑक्साइड, यहां मरकरी का ऑक्साइड, इनको हीट करोगे तो देखो सिल्वर Hg और साथ में क्या बन रहा है? O2। जैसे हम लोग Mn के ऑक्साइड की बात करें, Mn, ठीक है, याद है ना बेटा, ठीक है, Mn मैग्नीज के ऑक्साइड की बात करें तब भी क्या बनता है? MnO2 और साथ में किसका फॉर्मेशन होता है? O2 का, ठीक है। तो अपने पास देखो दो मेथड हम लोगों ने सीखे। पहला क्या है डाइऑक्सीजन बनाने का? सोडियम नाइट्रेट को या पोटेशियम नाइट्रेट को या फिर पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हो तो O2 का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर कोई मेटल ऑक्साइड है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, उसका ऑक्साइड है, ठीक है, तो बेटा उसको अगर हीट करोगे तो O2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। बात समझना, ठीक है। अगर अपने पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है या फिर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो बेटा उनको अगर उनके ऑक्साइड को हीट करते हो तब भी O2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला कौन सा मेथड है बेटा H2 बनाने का? तो अगला मेथड है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ aqueous H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ aqueous H2O2 सॉल्यूशन। अगर अपने पास aqueous H2O2 सॉल्यूशन है और उसको रख दो काफी देर तक, तो H2O2 aqueous सॉल्यूशन खुद किस में टूट जाता है? H2O लिक्विड में और O2 गैस में, ठीक है। तो इस मेथड से भी किसका फॉर्मेशन हो जाता है? O2 गैस का, ठीक है। अब देखो बेटा इट इज कलरलेस, बात समझना, क्या है? इट इज कलरलेस। आप खुद बताओ यार, O2 को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, तो कैसा होगा बेटा? कलरलेस। अब बताओ एयर से कोई गंध आती है, कोई खुशबू बदबू कुछ आती है? ठीक है, कुछ नहीं आती, ठीक है, तो क्या है? ऑर्डरलेस। तो दोनों चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, कि इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। ये कैसी है बेटा? जो O2 गैस है एक कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। और ये तो आप जानते हो बेटा कि ये हमारे जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, ठीक है। अभी तो बहुत इस बीच में बड़ी कमी चल रही थी, ठीक। इधर देखो नॉन पॉइजनस गैस, O2 कैसा होता है? नॉन पॉइजनस गैस। इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते, कि रह सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे देखो O2 कंबाइन, आगे बेटा ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड क्या है? O2 combines with almost all element to form their oxide. O2 combines with almost all element to form their oxide, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन जो है अपने किसी भी एलिमेंट, लगभग सारे एलिमेंट के साथ, ऐसे बोल सकते हो, O2 लगभग सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो करके क्या बनाता है बेटा? ऑक्साइड। एक्सेप्ट, छोड़ करके, किनको किनको छोड़ करके? नोबल मेटल, ठीक है। किसको बेटा? नोबल मेटल। नोबल मेटल जैसे अपने पास हो गया प्लेटिनम, Au एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे अपने पास प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? नोबल मेटल। तो नोबल मेटल को छोड़ करके या फिर कुछ नोबल गैसेस को छोड़ करके, जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, इन दो गैसेस को छोड़ करके या नोबल मेटल को छोड़ करके लगभग सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका बेटा? ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एक बार लास्ट टाइम फिर से देख लो कि O2 कंबाइंस विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट,
O2 combines with almost all element to form their oxide। जो O2 होता है लगभग सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, एक्सेप्ट नोबल मेटल जैसे प्लेटिनम हो गया, Au हो गया, एंड सम नोबल गैसेस आर्गन एंड क्रिप्टन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे देखो बेटा, अपने पास कार्बन है, सल्फर है, जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो देखो कार्बन का ऑक्साइड बना रहा है, CO बना रहा है, CO2 बना रहा है। यहाँ पे देखो बेटा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो सल्फर के ऑक्साइड बन रहा है, SO2 बन रहा है और SO3 बन रहा है। यहाँ पे देखो अगर मेटल की बात करें, जैसे सोडियम मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो देखो यहाँ पर भी सोडियम के ऑक्साइड बन रहे हैं। समझ पा रहे हो? ठीक, अब ये मत कहना ये पेरोक्साइड है भैया, अभी क्लासिफाई कर रहे हैं, बात समझना, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन जुड़ा अगर मेटल के साथ तो उसको ऑक्साइड ही बोलेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। एल्यूमिनियम, अगर ये भी मेटल है बेटा, अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तब भी देखो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है, Al2O3, जिसको आप एल्यूमिना या कोरंडम बोलते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं कि ये जो ऑक्साइड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड की बात करें बेटा, दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपने पास सिंपल ऑक्साइड, एक क्या होता है अपने पास सिंपल ऑक्साइड, और दूसरा होता है अपने पास पॉलीऑक्साइड। अगर हम लोग ऑक्साइड की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल ऑक्साइड और दूसरा क्या होता है पॉलीऑक्साइड। बेटा जो सिंपल ऑक्साइड होते हैं फॉलो नॉर्मल वैलेंसी रूल, फॉलो नॉर्मल वैलेंसी रूल। जैसे अब आपको याद होगा अगर x के ऊपर +2 है, y के ऊपर -3 है, तो बेटा नॉर्मल वैलेंसी रूल क्या होता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x3 आ जाएगा और y2 आ जाएगा, ऐसे कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है, याद है। तो ये जो सिंपल ऑक्साइड होते हैं वो नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करते हैं। जो अपने पास पॉलीऑक्साइड होते हैं, सिंपल ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, नॉर्मल वैलेंसी रूल को फॉलो करते हैं। पॉलीऑक्साइड जो होते हैं इसमें बेटा पॉलीऑक्साइड में अपने पास परऑक्साइड आएगा, सुपर ऑक्साइड आएगा, सब ऑक्साइड आएगा एंड मिक्स ऑक्साइड आएगा। काफी तो आप जानते हो कि परऑक्साइड क्या होता है जिसमें O लिंकेज होता है, सुपर ऑक्साइड क्या है, सब ऑक्साइड क्या है, मिक्स ऑक्साइड क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बस बेटा आज यहीं तक रखेंगे, इसको हम लोग अगली क्लास में डिटेल में सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, इसमें पॉलीऑक्साइड में परऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या है, सब ऑक्साइड क्या है और मिक्स ऑक्साइड क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे बेटा, ठीक है। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आगे बस आज यहीं तक रखते हैं बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।